बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, कल की क्लास का हमारा डिस्कशन रहा कि पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नॉट ऑब्लिगेटिंग। ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा तो हम पर दो में से किसी एक किस्म की ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, या तो लीगल या कंस्ट्रक्टिव। अगर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा तो हमारे पास कोई, एक जुमला इजाफा कर रहा हूँ, ये आप दिमाग में बैठा देगा, हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ? हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं होगा अदरवाइज देन टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अगर कोई पास्ट इवेंट है लेकिन हमारे पास उसको अवॉइड करने का कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आज की क्लास में नया इजाफा एग्जाम्पल के साथ जिस पे आपने फोकस करना है, ठीक है, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव को समझना है कि जब भी हमारे पास किसी भी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने का रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव होगा तो वो एक्सपेंडिचर हम पर कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा जब तक कि इनकर ना हो जाए। इस बात को समझते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। A past event that leads to a present obligation is called obligating event. ऐसा पास्ट इवेंट जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे उसको ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहते हैं। क्रिएटिंग आइदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड। यही मकसद था। IAS 10 पढ़ाते वक्त भी ये समझाया। अगर आपको IAS 10 वाला डायग्राम पता नहीं याद है कि नहीं याद, तो हमारा मकसद क्या था? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड को, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड इवेंट्स को कंसीडर करने का मकसद बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पर इस डेट पर जो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो दिखाई जाए। यानी अगर इस डेट पर कोई लाइबिलिटी हम पर एग्जिस्ट करती है लेकिन वो लाइबिलिटी हमें इस जगह पे मालूम नहीं है, तो अगर कोई पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड भी उसे कंफर्म करता है तो हम उसको यहाँ लाइबिलिटी मानेंगे। कोई लॉस जो यहाँ एग्जिस्ट करता है हमारी नॉलेज में नहीं है, तो उस लॉस को अगर कोई पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड इवेंट कंफर्म करता है तो हम उस लॉस को यहाँ रिकग्नाइज करेंगे। यही मकसद था ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस डेट पर, जिस डेट पर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तब लिखा हुआ क्या आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील विथ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड, नॉट इट्स पॉसिबल पोजीशन इन द फ्यूचर। यानी जो आज फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है लेकिन फ्यूचर में पोजीशन होगी उसको रिपोर्ट थोड़ी करना है। वो लॉस जो आज एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फ्यूचर में पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में हो गया है और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड का ही लॉस है, वो डिविडेंड की लायबिलिटी जो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन डिक्लेयर कब हुई है, तो वो फ्यूचर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, उसको आज तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। द ओनली लायबिलिटीज recognized in the entity's financial statement are those that exist at the end of the reporting period. सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाया जाएगा जो रिपोर्टिंग डेट पर क्या करती हूँ, एग्जिस्ट करती हूँ। इट इज ओनली दोज ऑब्लिगेशंस, और ये सिर्फ कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं? अराइजिंग फ्रॉम past event existing independently of entity's future action, जिनका हमारे फ्यूचर एक्शन से तब्दील होना मुमकिन नहीं है, जिनको हम अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे सर वो कौन सी सिचुएशन है जिनको हम अपने फ्यूचर एक्शन से क्या कर सकते हैं,
अवॉइड कर सकते हैं। ज़रा आप इसको सुनिएगा और एग्जाम्पल्स भी इसके हम कवर करते हैं। इट मीन्स जिस जिस पास्ट इवेंट की वजह से पॉसिबल जो ऑब्लिगेशन हम पे बन रही है, अगर उसको हम अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं तो उसको हम कभी भी आज अपने ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे। कैसे? सवाल है कैसे? देखिए, अगर आपको IA-16 याद हो, IA-16 में एक ओवरहॉलिंग का कंपोनेंट बताया था मैंने, याद है? IA-16 में ये बताया था कि वो ओवरहॉलिंग कंपोनेंट एक सेपरेट कंपोनेंट बनकर क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। याद है इतना? क्या होती है ओवरहॉलिंग? ओवरहॉल वो तो रिस्ट्रिक्शन अलग चीज है। ओवरहॉलिंग क्या है? बड़े पैमाने पे किसी भी एसेट का इंस्पेक्शन जिसके अंदर उसके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, और बड़े पैमाने पे क्लीनिंग, सफाई सुथराई, हर एक पार्ट को दोबारा क्लीन करके दोबारा वापस रीअसेंबल किया जाना, जिसकी वजह से एक एसेट ऑपरेशनल ना रहे। तो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी गवर्नमेंट की बनाई हुई अथॉरिटी है। अब वो एयरलाइंस को रेगुलेट करती है। तो वो अगर कहते हैं कि जी हर एयरलाइन अपने जहाज़ को 3 से 5 साल में ओवरहॉल करवाए, तो ये किसने कहा? कानून ने। अब जहाज अगर 3 साल उड़ चुका, 3 साल फ्लाई कर चुका, तो फ्लाई करना क्या था? पास्ट इवेंट। अब वो पास्ट इवेंट क्या कर रहा है? पास्ट इवेंट कर रहा है कि हम पास्ट इवेंट हम पर ओवरहॉल करवाने की क्या कर रहा है? ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस ऑब्लिगेशन को हम अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं मानेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम ओवरहॉलिंग का एक्सपेंडिचर परफॉर्म ना कर लें। जवाब है क्यों? सर क्या यहाँ पास्ट इवेंट 3 साल गुजर नहीं गए? अब ये जहाज अगली फ्लाइट नहीं पिक कर सकता, इसको मजीद उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि ओवरहॉल ना हो जाए। तो इट मीन्स यहाँ पास्ट इवेंट क्या था? 3 साल या 5 साल गुजर जाना। लेकिन क्या ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट है? इसका जवाब है नो। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि हम इसको अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं। हम चाहें तो जहाज ही बेच दें। अगर हम जहाज ही बेच देते हैं तो ओवरहॉलिंग हम पर मैंडेटरी हुई? नो सर। इसका मतलब जहां पास्ट इवेंट हो, बज़ाहिर एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी अराइज हो रही हो, लेकिन उसको हम ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं मानेंगे क्योंकि हम उसको अपने फ्यूचर कंडक्ट से, फ्यूचर एक्शन से अवॉइड करने की पोजीशन में आ गए। तो जिस चीज को हम अवॉइड करने की पोजीशन में हो, हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद हो, उस चीज को हम कभी भी अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं मानेंगे। ये बुनियादी पॉइंट है आज की क्लास का। एक इजाफा, इस इजाफे से आपने अब एग्जाम्पल्स क्या करनी है? कंसीडर करनी। अब आपके सामने क्या है? एग्जाम्पल्स जो आपकी किताब में ही मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स जो मैंने कल IFRS के रेफरेंस से भी आपको पढ़ाई थी। एन एंटिटी हैज लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन अप द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स ऑपरेशन। एक एंटिटी के ऊपर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर वो एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं तो वो उसको क्लीन अप करेंगे। द एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू रेक्टिफाई द डैमेज ऑलरेडी कॉज। द प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। पास्ट इवेंट क्या था? ऑपरेशंस के थ्रू एनवायरमेंट को डैमेज करना। वो क्या क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर? लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून मौजूद होगा ना। एंटिटी हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन अप द एनवायरमेंट। लीगल ऑब्लिगेशन 3 तरीकों से क्रिएट होती है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, या ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा, या कोई नया लेजिस्लेशन आने वाला होगा जिसका आना वर्चुअली सर्टेन हो। भूले तो नहीं है ना कुछ भी। उसके बाद Alpha Properties owns various office floors in shopping malls across the city of Multan.
मुल्तान शहर में अल्फा प्रॉपर्टीज के पास बहुत सारे ऑफिस फ्लोर्स हैं. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेजिस्लेशन दैट रिक्वायर्स सेफ्टी ग्लास टू बी फिटेड इन ऑल विंडोज ऑन फ्लोर्स अबव द ग्राउंड फ्लोर. गवर्नमेंट कहती है भाई पब्लिक प्लेस है, शीशों का इस्तेमाल आपने करना है, लेकिन कौन सा लगाना है? सेफ्टी ग्लास. दरवाजा आप देख रहे हैं, शीशा लगा हुआ है, इसमें ऊपर शीशा लगा हुआ है, बाउंड्री पर, फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर जो भी कहें. तो अब सवाल ये है कि ये शीशा लगा हुआ है, इस पर खुदा ना खासा कोई हादसा हो सकता है, हो सकता है. तो अगर ये सेफ्टी ग्लास नहीं है तो फिर ये नुकसान पहुंचाएगा. पब्लिक प्लेस की रिक्वायरमेंट क्या है? कि ऐसा ग्लास हो जो सेफ्टी ग्लास हो, मतलब इन केस ये ग्लास अगर टूटे तो ये क्रिस्टल्स बनकर बॉल्स की शक्ल में आ जाए, जैसे गाड़ियों के ग्लास होते हैं. इससे क्या होता है? गाड़ियों में वो जो ग्लास लगा होता है वो सेफ्टी ग्लास होता है ना, तो खुदा ना खासा एक्सीडेंट होने की सूरत में ग्लास की वजह से तो मजीद डैमेज नहीं होता. सही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया कि आप क्या लगाएंगे? सेफ्टी ग्लास. अब अगर आप सेफ्टी ग्लास ना लगाएं तो आपने की नॉन कंप्लाइंस. क्या की? तो पास्ट इवेंट क्या था? नॉन कंप्लाइंस करना. तो क्या सेफ्टी ग्लास को लगाने की आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई? तो स्टिल जवाब है नो. नॉन कंप्लाइंस की वजह से कभी भी कोई एसेट खरीदने की हम पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती जब तक कि वो एसेट हम बाय ना कर लें. एसेट की लाइबिलिटी उस वक्त तक क्रिएट नहीं होगी जब एसेट खुद पास्ट इवेंट ना हो. अगर हम सेफ्टी ग्लास बाय करेंगे तो सेफ्टी ग्लास की पेमेंट करना हम पर क्या बनेगा? लाइबिलिटी बनेगा. तो यहां नॉन कंप्लाइंस से हम पर क्या होगा? ज्यादा में ज्यादा फाइन या पेनल्टी लगेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम पर नॉन कंप्लाइंस की वजह से सेफ्टी ग्लास की जो कॉस्ट है वो लाइबिलिटी है? तो हमने कहा यहाँ पर हमने कोई सेफ्टी ग्लास बाय नहीं किया तो हम पर सेफ्टी ग्लास लगाने की कोई और लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ, सेफ्टी ग्लास ना लगाने की वजह से गवर्नमेंट हम पर क्या लगा सकती है? फाइन या पेनल्टी. तो ये फाइन या पेनल्टी पे करना हम पर क्या है? ऑब्लिगेशन. वजह क्या है? नॉन कंप्लायंस. अब फिर आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं है? भाई ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, फाइन या पेनल्टी करना हम पर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, हो गई बात. अगला मरला आउटफ्लो. फाइन या पेनल्टी को लेने आता है? तो अगर नहीं आता तो आउटफ्लो प्रोबेबल नजर नहीं आ रहा. अगर आउटफ्लो क्या है? नॉट रिमोट है, डिस्क्लोज्ड. और अगर आउटफ्लो नॉट रिमोट भी नहीं है बल्कि रिमोट है, डू नथिंग, कुछ करने की जरूरत ही नहीं. कल देखा था ना वो ट्री या नहीं देखा था? तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की वजह से आपको कोई एसेट खरीदना पड़े, ये बिठा लें दिमाग में, जब कभी आपको किसी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की वजह से कोई एसेट खरीदना पड़े तो उस एसेट की कॉस्ट, उस एसेट की कॉस्ट आप पर उस वक्त तक लाइबिलिटी नहीं बन सकती जब तक कि वो एसेट आप बाय ना कर लें. क्योंकि जब बाय करेंगे तब उसकी पेमेंट क्या बनेगी? लाइबिलिटी बनेगी. हाँ, बाय ना करने पर क्या लग सकता है? फाइन या पेनल्टीज. तो अल्फा प्रॉपर्टीज ओन वेरियस ऑफिस फ्लोर्स इन शॉपिंग मॉल्स अक्रॉस द सिटी ऑफ मुल्तान. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेजिस्लेशन दैट requires safety glass to be fitted in all windows on floors above the ground floor. The legislation only applies initially to new buildings, but all buildings will have to comply within 3 years. Discuss. There is no क्या? There is no obligating event. Even though alpha properties will have to comply within 3 years, it can avoid the future expenditure by its future actions. For example, by selling the office floors.
गवर्नमेंट की इलेक्शन आई, 3 साल के अंदर ये लगाना है, तो हम 3 साल से पहले ऑफिस भेज के निकल गए। तो जब हम किसी भी एक्सपेंडिचर को अपने एक्शन से किसी भी तरह अवॉइड करने की पोजीशन में हो, तो वो एक्सपेंडिचर की पेमेंट हम पर कभी लायबिलिटी नहीं बन सकती। There is no present obligation for that future expenditure and no provision is recognized. मैं इसकी तफसीली एक और आपके सामने एग्जांपल रखूंगा, वो IFRS की इलस्ट्रेशन हो जहाँ से इसको बनाया गया, लेकिन ये इन डिटेल नहीं है, उसमें एक एक पॉइंट अलग से डिस्कस आएगा। Alpha Chemicals operates in a country where there is no environmental legislation. Its operations cause pollution in this country. Alpha Chemicals has widely published policy in which it undertakes to clean up all contamination that it causes, and it has honored this published policy. तो हम क्या बोलेंगे? पास्ट इवेंट क्या था? Environmental damage. वो क्या क्रिएट कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ड्यू टू widely published policy and past conduct of honoring such policy, which creates valid expectation on the part of those affected by it. So if there is an obligating event, Alpha Chemicals has constructive obligation which will lead to an outflow of resources embedding economic benefits, regardless of the future actions of the entity. A provision would be recognized for the cleanup. तो आप प्रोविजन रेज करेंगे, आपका पास कंडक्ट जो है वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी गुडविल मेंटेन रखें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, फिर वापस वहीं जाऊँगा। ऑफशोर ऑयल फील्ड, क्या? ऑफशोर ऑयल फील्ड। An entity operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig. Oil rig एक प्लांट है जो समंदर में इंस्टॉल किया जाता है, जो समंदर की तह में जाकर ऑयल क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है। बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में प्लांट फिट होता है, वो जाके ऑयल क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है। एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड रेस्टोर द सी पैड, यानी जिस हुकूमत ने आपको समंदर में ऑयल रिग लगाने की क्या दी है? परमिशन, लाइसेंस। उस लाइसेंस की शर्त ये भी है कि जब ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो आप इस ऑयल रिग को, इस स्ट्रक्चर को समंदर में छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि आप इसको रिमूव करेंगे। तो अब क्या होगा? जिस दिन ये ऑयल रिग समंदर में क्या हुई? इंस्टॉल हुई, तो इसके इंस्टॉल होते ही हम पर इसको रिमूव करने की क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। तो पास्ट इवेंट क्या था? ऑयल रिग का इंस्टॉल होना। अगर ऑयल रिग इंस्टॉल ना होती तो इसको रिमूव करने की हम पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। समंदर में पड़े पड़े इसको कोई नहीं खरीदेगा, बेचने के लिए भी इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। समझे बात या नहीं? अच्छा, तो an entity operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of the production and restore the seabed. 90% of the eventual cost relates to the removal of the oil rig and restoration of the damage caused by building it. ये जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, इसका 90% बिलोंग करता है एसेट की कंस्ट्रक्शन से, एसेट की इंस्टॉलेशन से, एंड 10% अराइज थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। और जब ऑयल निकलेगा तो कुछ ऑयल समंदर में क्या होगा? मिलेगा, जो समंदर को क्या करेगा? डैमेज करेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, आज जहां पर हम अकाउंटिंग पीरियड एंड कर रहे हैं,
द रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, आवाज नहीं आई, ऑयल रिग क्या हो चुकी है, बट नो ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। सिर्फ क्या हुआ है आज तक, आज की डेट तक कौन सा पास्ट इवेंट इनकर हुआ है, ऑयल रिग का इंस्टॉलमेंट। तो जो 90% कॉस्ट है वो हम पर क्या बन चुकी है, ऑब्लिगेशन। लेकिन जो 10% कॉस्ट है वो अब तक हम पर ऑब्लिगेशन नहीं बने, क्योंकि अब तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। जब तक कोई डैमेज नहीं होगा तो उसको रेक्टिफाई करने की हम पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो। तो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिग क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द लाइसेंस। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप पर क्या क्रिएट हो रही है, लीगल। लाइसेंस की टर्म्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है ना, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप पर क्या क्रिएट हो रही है, लीगल ऑब्लिगेशन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑयल रिग क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस टू रिमूव द रिग एंड रेस्टोर द सी बेड and is thus an obligating event. At the end of the reporting period, however, there is no obligation to rectify the damage that will be caused by extraction of oil. क्यों, अब तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। आउटफ्लो क्या है, प्रोबेबल अज्यूम कर रहे हैं। अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 90% of the eventual cost that relate to the removal of the oil rig and restoration of the damage caused by building it. These costs are ये, अब देखो हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि हमें एफएआर के इसमें क्या कहते हैं, सीआर के एग्जाम में सिर्फ बताना है प्रोविजन बनेगा नहीं बनेगा, नहीं, I-16 पढ़ लिया, ट्रीटमेंट पूरा बताना है। तो 90% कॉस्ट हम पर क्या है, लाइबिलिटी, उससे हमने प्रोविजन क्या कर दिया, क्रेडिट, लेकिन इसका डेबिट ट्रीटमेंट क्या होगा, देख लो। These costs are included as a part of cost of the oil. ये बताना है, इसके नंबर है। हम क्या करते हैं, जब कोई एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो उससे उससे जो दूसरी वाली साइड होती है, अगर उसमें कोई खास बात होती है तो एग्जामिनर उसको सुनना चाहता है। 10% of costs that arise through extraction of oil are recognized as a liability when the oil is, क्योंकि उसका कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो जब तक के ऑयल एक्सट्रैक्ट ना हो और ऑयल की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज ना हो तो उसको रेक्टिफाई करने की हम पर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो। तो आज की डेट पर जो पास्ट इवेंट हम पर ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन रहा था वो सिर्फ क्या था, रेस्टोरेशन कॉस्ट, ऑयल रिग को रिमूव करना। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ये अभी तक हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं बना था, क्योंकि हमने अभी इस ईयर एंड तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया। अगले साल करेंगे, हाँ करेंगे, तो हो सकता है अगले साल जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से जो डैमेज का एस्टीमेट होगा वो हमारी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। ये वही एग्जाम्पल है जो भी आपने पढ़ी सेफ्टी ग्लास के नाम से। इस एग्जाम्पल को उन्होंने कन्वर्ट किया है सेफ्टी ग्लास में, लेकिन ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में स्मोक फिल्टर्स के नाम से लिखी। अब वही है, ज़रा पढ़िएगा, तवज्जो से पढ़िएगा एक एक चीज़ ताकि बैठ जाए दिमाग में। पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनेगा, या तो वो हम पर क्या क्रिएट करेगा, लीगल ऑब्लिगेशन, या क्या क्रिएट करेगा, और हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं होगा अदरवाइज टू सेटल द ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर हम अपने फ्यूचर कंडक्ट से, फ्यूचर एक्शन से अगर उस ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकते हैं तो फिर वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 6, लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट स्मोक फिल्टर्स अंडर न्यू लेजिस्लेशन, नया कानून वजूद में आया। An entity is required to fit a smoke filter to its factories by 30th June 20X1। एक नया कानून आ गया है जिसने तमाम फैक्ट्रीज को कहा है कि अब वो क्या लगा ले, ऑयल फिल्टर, स्मोक फिल्टर।
अब ये जुमला है द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर। आवाज नहीं आ रही। इस जुमले को दो जगह पढ़ना है, एक बार पढ़ना है ए के साथ, एक बार पढ़ना है बी के साथ। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर ए एट 31 दिसंबर 20x0। तो गवर्नमेंट ने कब तक का टाइम दिया? 30 जून 20x1 का। अभी हम कहाँ खड़े हैं? तो अभी तो लास्ट डेट में कितना वक्त पड़ा है? तो अभी तक तो किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो ही नहीं सकती। ना ही हमने स्मोक फिल्टर्स बाय किए, तो ना स्मोक फिल्टर्स की कॉस्ट हम पर क्या बनी, लाइबिलिटी बनी। ना ही गवर्नमेंट की दी हुई डेडलाइन क्या हुई, पास हुई। तो हमारी नॉन कंप्लाइंस भी नहीं हुई, और नॉन कंप्लाइंस की वजह से हम पर कोई फाइन या पेनल्टी भी नहीं लग सकती। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर एट 31 दिसंबर 20x0 एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर, ना हमने स्मोक फिल्टर खरीदा, ना उसकी कॉस्ट हम पर क्या बनी, लाइबिलिटी, और फॉर फाइन्स अंडर द लेजिस्लेशन, ना डेडलाइन पास हुई, तो फिर हम पर फाइन या पेनल्टी पे करने की भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं। कंक्लूजन क्या है? नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर्स। तो आज की डेट पर हम कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर्स, बी पॉइंट, एट 31 दिसंबर 20x1 द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ भाई, कब तक फिट करना था? इस जुमले को पढ़ना था, एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर एट, यानी 31 दिसंबर 20x1 तक भी कोई स्मोक फिल्टर फिट नहीं किया। डेडलाइन क्रॉस हुए कितना वक्त हो गया? 6 महीना हो गया। इसका मतलब स्टिल स्मोक फिल्टर फिट करना हम पर ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी स्मोक फिल्टर की कॉस्ट हम पर लाइबिलिटी उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक कि हम इस कॉस्ट को इनकर ना करें। मैं बोल रहा हूँ किसी भी एसेट की कॉस्ट लाइबिलिटी उस वक्त तक नहीं बन पाएगी जब तक कि वो एसेट बाय ना किया जाए। तो देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग smoke filters because no obligating event has occurred, that is the fitting of filters. However, an obligation might arise. हाँ, क्या क्रॉस हो गया है? डेडलाइन। डेडलाइन क्रॉस होने की वजह से क्या हो गई है? नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लाइंस क्या बन गई है? पास्ट इवेंट। अब वो क्या हम पे क्रिएट कर रही है? टू पे फाइन और ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो फाइन, टू पे फाइन, ये हम पर क्या है? ऑब्लिगेशन। तो however an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation because the obligating event has occurred. कौन सा? The non compliant operation of the factory. अब डेडलाइन के बाद 6 महीने हम बाद 6 महीने तक हमारी फैक्ट्री चल रही है बगैर किसी स्मोक फिल्टर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्मोक फिल्टर लगाना तो अब भी हम पर ऑब्लिगेशन नहीं बना क्योंकि हमने कोई स्मोक फिल्टर फिट ही नहीं किया, उसकी कॉस्ट हम पर लाइबिलिटी नहीं बनी। लेकिन हाँ, इसको ना लगाने से हम पर क्या हो रहा है? फाइन या पेनल्टी हम पर ऑब्लिगेशन बन सकती है। बस अब ये तो हो गया। हाँ, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? नॉन कंप्लाइंट ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री। लेकिन अब ये पॉइंट तो हो गया, इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट? आंसर इज यस। अब सवाल है आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं। ये डिपेंड करता है लॉ की स्ट्रिंजेंसी के ऊपर कि लॉ किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब कानून है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब आउटफ्लो भी प्रोबेबल नजर नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट बाकायदा मेंशन है यहाँ पर। इस पॉइंट में अहमियत है इसकी, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन सेटलमेंट।
assessment of probability of incurring fines and penalties by non-compliant operation depends on the details of legislation and the stringency of the enforcement regime. गवर्नमेंट इस मामले में कितनी एक्टिव है, डिपार्टमेंट्स कितने एक्टिव हैं, क्या वो फॉरेन एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, या चाय पी के चले जाते हैं. तो आउटफ्लो अगर प्रोबेबल ना हो तो स्टिल कोई प्रोविजन रेज नहीं होगा. लेकिन हम ये खुद से अज्यूम नहीं करेंगे, हम ये बात सिर्फ लिख देंगे कि हाँ भाई, कि अगर हमें लगता है आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो तो फिर हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे. और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, अच्छा अभी का केस, हम मल्टीपल आंसर जब देते हैं जब एग्जामिनर ने हमें क्लियर कोई बात ना बताई. लेकिन जब पेपर में क्लियर बात बता दी गई तो फिर आपको जवाब उसी के मुताबिक देना है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था ऐसे टाइम के अंदर जो सवाल था उसमें क्लियरली मेंशन है कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं है. फिर भी कॉपीज के अंदर बच्चा 2 से 3 किस्म की बातें कर रहा है, तो उस पर उसकी पकड़ हुई, रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको मार्क्स रिडक्ट किए गए. तो सवाल का क्लियर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हम इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन के जवाब देने के काबिल हो जाते हैं. क्यों? लिखना तो आ गया ना, ये बोलना है ना ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है, आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं है, रिलायबल एस्टीमेट है या नहीं, लिख के तो आ जाऊंगा कुछ भी. हाँ, असल मसला है सिचुएशन के मुताबिक लिखना. नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर. स्मोक फिल्टर की कॉस्ट तो अब भी हम पर लाइबिलिटी नहीं है. फिर बोल दूं, क्योंकि हमने कोई स्मोक फिल्टर बाय किया ही नहीं है. उसको फिट करने की कोई लाइबिलिटी हम पर नहीं है क्योंकि हमने उसको अब तक इंस्टॉल किया ही नहीं. However, a provision is recognized for the best estimate of any fine and penalties that are more likely than not to be imposed. क्या मतलब? फाइन या पेनल्टी हम पर क्या बनेगी? ऑब्लिगेशन जिसके होने के चांसेस ज्यादा हों, जिसके रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हों ना रिकवर होने के मुकाबले में. मतलब उसका आउटफ्लो क्या हो? प्रोबेबल. ये जुमला जो बोल रहा है ना, दैट आर मोर लाइकली देन नॉट टू बी इम्पोज, जिसके इम्पोज होने के चांसेस ज्यादा हो ना इम्पोज होने के मुकाबले. तो ये बोल रहा है ना आउटफ्लो क्या हो. अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो हम इसको प्रोविजन बना रहे हैं. किसको? फाइन या पेनल्टी को. लेकिन अगर हमें आउटफ्लो प्रोबेबल नजर नहीं आ रहा तो हम ये प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे. फिर क्या करेंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. और अगर रिमोट है तो कोई पूछता ही नहीं है, कभी कोई आता ही नहीं है सवाल ऐसे. जी फरमाएं, इर्तजा कुछ कह रहे थे. हमारा क्या काम है? हमारा काम नहीं है इतना सोचना. अच्छा, हम ये नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं हमारे जिस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो माहौल क्या चल रहा है. आते हैं, चाय पीते हैं, मतलब कुछ हल्का फुल्का खर्चा करवा के, फ़ोन कॉल पे बात करवा के चले जाते हैं. तो इसका मतलब हमने अपने आउटफ्लो को बचा लिया. और यही रिवाज है, यही कल्चर है, यही ट्रेडिशन है, तो हमें कोई आउटफ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा. हाँ, हम ये चाय वगैरह नहीं लिखेंगे वहाँ पर, बस हम उसको अपने प्रोबेबिलिटी वाले अल्फाजों में लिखेंगे कि हमें आउटफ्लो प्रोबेबल नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे. सिंपल. जी, स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? आउटफ्लो को प्रोबेबल जानो या ना जानो. तो कैसे जानो? सोचकर, पास हिस्ट्री देखकर. तो स्टैंडर्ड खुद कह रहा है कि आउटफ्लो का प्रोबेबल होना लॉ गवर्नमेंट की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, पक्का? चले.
इसका एक मिसाल मैं देता हूँ। आपने कभी सिग्नल तोड़ा है? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने कभी सिग्नल तोड़ा है? जहाँ चल रहे हो आप, आपको जाते हुए मिलता होगा ना सिग्नल, तो बंद हो गया मेरे ख्याल से, नहीं? क्या कहते हैं, कासिम चौक वाला। वो तो असल में मेरा 2 दफ़ा वहाँ से ऐसा इत्तेफाक हुआ गुजरते हुए कि हमारा सिग्नल ग्रीन है, हम रुके हुए, सामने वालों का रेड है, वो यूँ जा रहे हैं। जब उनका ग्रीन हुआ, हमारा रेड हुआ, यहाँ से सब चलना शुरू हो गए। ये 2 दफ़ा हुआ मेरे सामने। तो मैंने कहा ये तो अलग दुनिया है, मतलब अलग दुनिया है। समझे बात या नहीं? तो मसला ये है कि उन्होंने बोला है यार ये सिग्नल ही बंद करो। अच्छा, सब ये जो क्या कहते हैं चालान वाला जो कैमरा है, सिर्फ उसी जगह इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन अब वहाँ अब तक कोई चालान नहीं हुआ है। शेल के पंप से पहले ऊपर लगा हुआ है वो, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी नहीं। इधर लगना था ना ऑटोबान रोड पर, क्या हुआ बताओ? ई चालान होगा, ई चालान होगा, लगेगा सड़कों पर, यहाँ पर कैमरा। ऑटोबान के सिग्नल्स को क्या हुआ? 10 दिन भी नहीं चले मुश्किल से, 10 दिन भी नहीं चले। कुछ दिनों बाद ये भी उतर के गायब भी हो जाएंगे, कोई बेच आएगा। तो ये क्या है, मतलब इस आसपास के एनवायरनमेंट को रीड करके हमें क्या लग रहा है? तो बात होती है आपने सिग्नल तोड़ा, तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? आमतौर पर रोका किसी ने? नहीं रोका। तो सिग्नल तोड़ना पास्ट इवेंट है। पास्ट इवेंट होते ही तुम पर क्या क्रिएट हो गई? ऑब्लिगेशन। लेकिन तुम्हें पता है आमतौर पर, आमतौर पर, आमतौर पर कोई पूछेगा ही नहीं। अगर पूछ ले तो दूसरी तरीके से। तो ये नजर आ रहा है ना अपने माशरे में, या नजर नहीं आ रहा? तो पास्ट इवेंट है, ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टिल आउटफ्लो प्रोबेबल नजर नहीं आ रहा उस फाइन को पे करने का। पक्का? चले बहरहाल, एक और एग्जाम्पल। किस चीज की एग्जाम्पल? रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। गवर्नमेंट ने नया टैक्स का कानून इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, ओके। अब नए कानून के मुताबिक आपने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को क्या करना है? ट्रेन करवाना है। ट्रेन करने पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, लेकिन जाहिर सी बात है ट्रेनिंग कॉस्ट जब तक इनकर ना हो जाए तब तक उसकी पेमेंट हम पर लायबिलिटी नहीं बन सकती। तो क्या हम इस ट्रेनिंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हम ऐसे डायरेक्टली न्यू एम्प्लॉयज़ हायर कर लें जो ऑलरेडी क्या हो? ट्रेन। तो हम इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम न्यू एम्प्लॉयज हायर करेंगे और पुरानों को निकालेंगे, तो फिर उनको निकालने से शायद हम पर रिडंडेंसी कॉस्ट पे करने की क्या क्रिएट हो? लाइबिलिटी। सही है? लेकिन यहां पर सवाल क्या बता रहा है आपको, देखिएगा जरा। The government introduces a number of changes to the income tax system. As a result of these changes, and entities in the financial service sector will need to retrain a large portion of its administrative and sales workforce. इस चेंज की वजह से आपको बड़े पैमाने पर क्या करना है? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, in order to ensure continued compliance with financial services regulation. At the end of the reporting period, no retraining of staff has taken place. आपने इस साल तक अब तक कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई। तो वही बात है, ट्रेनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट क्या मुझ पे बनेगी? लाइबिलिटी। कब? जब वो एक्सपेंडिचर इनकर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उसूल अपना लें
जब भी कोई कानून आपको कोई एसेट खरीदने पे मजबूर कर रहा होगा, जब भी कोई कानून आपको कोई एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग कॉस्ट खर्च करने पे मजबूर कर रहा होगा, तो वो एसेट की कॉस्ट और उस ट्रेनिंग की कॉस्ट हम पर उस वक्त तक लाइबिलिटी नहीं बन सकती जब तक कि वो एसेट हम बाय ना कर ले या एक्सपेंडिचर इनकर ना कर। हाँ, बाय ना करने से नॉन कंप्लाइंस हो सकती है, और नॉन कंप्लाइंस होने से फाइन या पेनल्टी लग सकती है। बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज टेकन प्लेस। ट्रेनिंग कॉस्ट, जब ट्रेनिंग हुई नहीं है तो ट्रेनिंग की पेमेंट हम पर लाइबिलिटी नहीं बनी। हाँ, ट्रेनिंग ना करवाने से अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हुई है तो फिर फाइन या पेनल्टी लग सकती है। समझ में आ रहा है पॉइंट या नहीं? अच्छा, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज। मैं आपको बार बार अभी तक आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ वो उस लफ्ज़ की एग्जाम्पल है कि जिस चीज़ का हमारे पास कोई पास इवेंट भी हो, बज़ाहिर लग रहा हो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन उस ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने का हमारे पास अगर क्या हो, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव हो, तो फिर वो चीज़ हम पर ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगली एग्जाम्पल भी यही है। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब कानून आपको यहाँ बाउंड नहीं कर रहा। अब फर्नेस, क्या होता है फर्नेस? भट्टी, तंदूर जिसमें आग जलती है। हैज़ अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years। अगर आपने तंदूर देखा हो ना, मतलब ये तो इंडस्ट्रियल तो होगा, भट्टी होगी जहाँ पर क्या कहते हैं आयरन वर्क होता होगा, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आपने तंदूर देखा हो तो उसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री उस पर लोहे की चादर लगी होती है जो उसमें फिट की जाती है, फिर वही गर्म होती है, उसी चादर पे रोटियां लगती हैं, शायद पता हो आपको। तो उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन होती है, फिर बाउंड्री में लोहे की चादर लगती है, लेकिन वो लोहे की चादर 2 से 3 साल में क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। आप देखते होंगे अक्सर लोग, शायद आपने देखा हो इस तरह कि उस वो रमज़ान के महीने में जब चूँकि दिन में रोज़ा होता है तो बिजनेस नहीं चलता, तो ये लोग इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवा रहे होते हैं। खैर, a furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. At the end of the reporting period, the lining has been used for 3 years. ठीक है जी। लाइनिंग क्या है? उस फर्नेस का अलग कंपोनेंट। फर्नेस की लाइफ अलग है, लाइनिंग की लाइफ अलग है। तो अगर हमें लाइनिंग कितने साल में रिप्लेस करनी है? 5 साल में। तो लाइनिंग की यूजफुल लाइफ क्या होगी? 5 साल। तो 3 साल गुजरने से या 5 साल गुजरने से उसको रिप्लेस करने की हम पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि हम चाहें तो 5 साल के एंड पर पूरा फर्नेस ही क्या कर दें, बेच दें। तो हम उसको फ्यूचर एक्शन के जरिए अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, 3 साल गुजरने पर हम फर्नेस की जो यूजफुल लाइफ होगी 5 साल, उसके मुताबिक क्या करेंगे, इस फर्नेस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि कंपोनेंट बेस्ड डेप्शन कहलाती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाई थी कि एक एयरलाइन एयरक्राफ्ट में इंजन की लाइफ अलग है, एयर फ्रेम की लाइफ अलग है, और फिर ओवरहॉलिंग कंपोनेंट को आपने अलग से डेप्रीशिएट करना है। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया? देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, the cost of replacing the lining is not recognized because at the end of the reporting period no obligation to replace the lining exists independently of the company's future actions. Even the intention to incur expenditure depends on the company
deciding to continue operating the furnace or to replace the lining. Instead of provision being recognized, the depreciation of the lining takes account of its consumption, that is, it is depreciated over 5 years. The relining costs then incurred are capitalized with the consumption of each new lining shown by depreciation over the subsequent 5 years. हाँ, जब 5 साल बाद आप एक्चुअली लाइनिंग को रिप्लेस कर देंगे तो नई कॉस्ट क्या होगी, इनकर होने पर कैपिटलाइज होगी और उसकी पेमेंट क्या बनेगी, लाइबिलिटी। और फिर उसको भी आप मजीद 5 साल पर क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, उसके बाद रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, legislative requirement. An airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. कानून के मुताबिक आपको हर 3 साल बाद लाजमी क्या करवाना है, ओवरहॉल करवाना है। अगेन यहाँ भी आपके पास रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव क्या है कि 3 साल पूरे होने पर आप जहाज़ बेच दें, आप नया जहाज़ खरीद लें जो कि ऑलरेडी ओवर हॉल्ड होगा, उसको 3 साल उड़ाएं फिर बेच दें। तो इसका मतलब आप ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर को अपने फ्यूचर एक्शंस के जरिए क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट मीन्स 3 साल पूरा होने पर भी कोई हम पर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। क्यों, रीजनिंग नीचे आ रही है, द कॉस्ट ऑफ overhauling aircraft are not recognized as a provision. Overhauling debit, liability credit ये एंट्री नहीं बनी, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर ही नहीं हुआ। For the same reason as the cost of replacing the lining is not recognized as a provision, क्योंकि वहाँ लाइनिंग रिप्लेस नहीं हुई थी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुई थी। Even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul a liability because no obligation exists to overhaul the aircraft independently of the entity's future action. The entity could avoid the future expenditure by its future action, for example by selling the aircraft. Instead, a provision being recognized, the depreciation of the aircraft takes account of फ्यूचर इंसिडेंस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। आज जब आपने जहाज नया खरीदा है तो जहाज के इंजन की कॉस्ट में से और एयर फ्रेम की कॉस्ट में से फ्यूचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो आप अलग कर लें और उसको अलग कंपोनेंट मानकर 3 साल या 5 साल जो भी ओवरहॉलिंग की प्रैक्टिस है उस पर क्या करें, डेप्रिशिएट करें। That is an amount equivalent to the expected maintenance cost is depreciated over 3 years. एग्जाम्पल आपको याद करवा दूं अगर आपको याद है या नहीं। हमने कहा हमने 100 मिलियन का एयरक्राफ्ट खरीदा, 70% कॉस्ट बिलोंग करती है इंजन से, 30% कॉस्ट बिलोंग करती है एयर फ्रेम से। ठीक है जी, अब ये क्योंकि ऑलरेडी ओवरहॉल्ड है तो हम इसकी ओवरहॉलिंग क्या कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। उसको हम अलग कैसे करेंगे, हम ये सोचेंगे 3 साल बाद हमें कितना ओवरहॉलिंग पे एक्सपेंडिचर करना होगा। तो मान लीजिए 3 साल बाद हमें ओवरहॉलिंग पे 10 या 5 साल बाद 10 मिलियन का एक्सपेंडिचर करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 मिलियन का 70% और 10 मिलियन का 30% इसमें से अलग कर लेंगे कि हम मौजूदा एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में से जो ऑलरेडी ओवरहॉलिंग है उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वो ओवरहॉलिंग हमें नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने तो पूरा जहाज खरीदा है। तो हम उस ओवरहॉलिंग को कैसे अलग करेंगे, ये सोचेंगे 3 साल या 5 साल बाद हमें ओवरहॉलिंग पे कितना खर्चा करना है, उस खर्चे को हम ओवरहॉलिंग कंपोनेंट मान लेंगे और एग्जिस्टिंग कॉस्ट में से अलग कर देंगे। और जो बचेगा उसको इंजन की लाइफ पर, जो बचेगा उसको एयर फ्रेम की लाइफ पर, और जो ओवरहॉलिंग कंपोनेंट किया उसको ओवरहॉलिंग की लाइफ पर क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। ये मैंने I-16 में करवाया था, याद है या नहीं याद? इस पर MCQ आया था, ओवरहॉलिंग पर। अच्छा,
अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि पास्ट इवेंट भी है, वैसे लग रहा है कि ऑब्लिगेशन भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर उसका आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद हो जिसको आप अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हो, तो फिर वो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। ये बिठा लें और इसको कंटिन्यू करें, पढ़ें इसको यहाँ से। और इसको ठीक से ना पढ़ने की वजह से पेपर में कीमती नंबर जो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं वो बच्चे ज़ाया करते हैं।